जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। पिछले क्लास को थोड़ा सा सरसरी निगाह में अवगत करा दूं आप लोगों को कि हमने क्या अध्ययन कराया था आप लोगों को। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे प्यारे बच्चों, वो है शिक्षण की कुछ प्रमुख प्रविधियां। मुख्यतः मैंने आप लोगों को 14 प्रविधियों के नाम से अवगत कराया था, जिस पर विस्तार पूर्वक एक प्रविधि पे चर्चा भी किया था, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि के बारे में मैंने बताया भी था कि ये बड़ी प्राचीन प्रविधि है, जिसकी शुरुआत सुकरात ने सबसे पहले की थी, इसीलिए उसको सुकराती प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। उसका अर्थ हमने समझाया, परिभाषा बताया, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, और सुझाव पे लास्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उसी कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे आगे प्यारे बच्चों। जो दूसरी प्रविधि है उसको हम लोग बोलते हैं विवरण प्रविधि। ठीक है, विवरण प्रविधि को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये विवरण प्रविधि है क्या। तो इसका सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो विवरण को कथन, शिक्षक स्वकथन के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षक के द्वारा जो भी बोला जाता है, बताया जाता है, शिक्षक स्वकथन है। ठीक, विवरण देने का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क में उनका मानसिक चित्र बनाना, जिससे कि छात्र विषय वस्तु को पूर्णतया से समझ सके या पूर्णतया के साथ समझ सके। जब विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तो विवरण के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है शिक्षक द्वारा कि छात्रों को जिस भी विषय वस्तु का अवगत कराया जा रहा है उसके मस्तिष्क पटल पर वो चित्र धारण हो जाए जिसको वो बताना चाहता है। कभी कभी क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाने जाता है और प्रस्तावना का जब प्रस्तुतिकरण कर लेता है, उसी के जस्ट पश्चात वो विवरण प्रविधि का सहायता लेता है, जिसकी सहायता से पाठ को आगे बढ़ाता है और उस तथ्य के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में बच्चे को समझाने का प्रयास करता है। कभी कभी आप देखेंगे कि पाठ प्रस्तावना के प्रारंभ में भी विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है और पाठ को रोचक बनाने के लिए और रोचकतापूर्ण अंत करने के लिए भी विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इससे बच्चे का उस तथ्य, नियम, सिद्धांत के बारे में सही ढंग से अवगत करा पाता है शिक्षक। मस्तिष्क पटल पर जो ज्ञान दिया जाता है वो काफ़ी अस्थायी माना जाता है विवरण प्रविधि की सहायता से। ठीक है, ये था थोड़ा सा इसकी अर्थ समझते हैं परिभाषा को। तो विवरण देना एक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी वस्तु या घटना का विवरण इतने उत्साह एवं प्रभावशाली के साथ करता है कि कक्षा में सभी छात्रों का उसका ज्ञान सफलतापूर्वक हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को परिभाषा में समझ में आया होगा कि शिक्षक जब बताता है ना तो वो कला में निपुण होता है और अपनी कला का जब प्रदर्शन करता है तो बच्चे क्या करते हैं, कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए उस जो घटना के बारे में बताया जा रहा है, विवरण दिया जा रहा है, वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिसका बच्चे के मस्तिष्क पर एक चित्र उभर करके आता है और उसकी सहायता से वो बच्चा उस घटना के बारे में समझ पाता है। ये परिभाषा से निकल के आया। अब समझते हैं कि विवरण प्रविधि की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे कुछ विशेषताएं हैं, उसको समझते हैं कि विवरण प्रविधि में अध्यापक बालकों के समक्ष विवरण प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? विवरण प्रस्तुत करता है। अतः इस प्रविधि के माध्यम से दिया गया विवरण छात्रों के मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डालता है। जब मैं आपको अर्थ बता रहा था तब भी बताया था कि शिक्षक के द्वारा जो विवरण दिया जाता है वो छात्रों के मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डालता है। वो काफ़ी दिनों तक
उनके मस्तिष्क पे उस घटना से संबंधित विवरण बनी रहती है। ठीक है, छवि उसकी बनी रहती है। अच्छा, इसके द्वारा विवरण प्रविधि दूसरी कह सकते हैं कि विवरण प्रविधि द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसके पश्चात बच्चों को विविध पुस्तकों के पढ़ने की या अध्ययन करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर विवरण अच्छे तरीके से शिक्षक के द्वारा दे दिया जाता है। तो ये भी एक विशेषता है। उसके पश्चात इस प्रविधि में विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डालकर उसकी पूर्ण रूपेण समीक्षा की जाती है। जब विवरण दिया जाता है तो हर एक पक्ष पर विस्तार पूर्वक उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, पूर्ण रूपेण समीक्षा की जाती है। और जब हर एक पक्ष पर समीक्षा की जाएगी तो बच्चों के अंदर वो कहीं ना कहीं समझ विकसित ज़्यादा होगी। इस प्रविधि से छात्रों को पुस्तक की अपेक्षा कम समय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या है, बच्चों को पुस्तक की अपेक्षा कम समय में क्या है, आवश्यक ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है विवरण के माध्यम से। ये भी एक विशेषता है। प्रभावशाली, नेक्स्ट है, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया विवरण छात्रों में ध्यान पूर्वक विषय वस्तु को समझने की क्षमता विकसित करना में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, जब शिक्षक द्वारा प्रभावशाली तरीके से किसी भी घटना या तथ्य के बारे में विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो ध्यान पूर्वक विषय वस्तु को समझने के लिए कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है विवरण। जब भी किसी भी घटना या तथ्य नियम के बारे में विवरण दिया जाता है तो विवरण को बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा भी नहीं होता है। इसका ध्यान रखा जाता है शिक्षक द्वारा कि बहुत लंबा ना हो, जिससे कि अरुचिकर हो जाए, बोझिल हो जाए ना। तो इसलिए विवरण शॉर्टकट में भी दिया जाता है ताकि बच्चे का रुचि बराबर बना रहे। ठीक है, तो ये समझने की क्षमता भी विकसित करता है बच्चों को। तो इसको फटाफट नोट कर लें आप लोग प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहले नोट कर लें अच्छे से। चलिए, विवरण प्रविधि की आप लोगों ने विशेषताएं देखी, उसी प्रकार से विवरण प्रविधि की कुछ सीमाएं भी होती हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं या दोष कौन कौन से हैं, ये प्रविधि आप देखेंगे ना तो इस प्रविधि में शिक्षक जो होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है और छात्र जो होता है वो निष्क्रिय होता है। कह सकते हैं कि छात्र जो होता है वो श्रोता के रूप में सिर्फ और सिर्फ कक्षा में सुनता है। ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, वो सिर्फ शिक्षक होता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोष है। हमें एक्टिव किसको करना है, छात्र और शिक्षक दोनों को करना है। ज़्यादा सक्रिय अगर दोनों रहेंगे तो वहाँ सीखने का क्रम ज़्यादा होगा ना। दूसरा है, यदि इस प्रविधि की भाषा रोचक, बोधगम्य, शुद्ध तथा उपयुक्त नहीं होता है तो धीरे धीरे इसका महत्व कम होने लगता है। अगर सरल ना हो, स्पष्ट ना हो, बोधगम्य ना हो तो धीरे धीरे विवरण प्रविधि क्या है, वो बोधगम्य नहीं होगा। ठीक है, या इसका महत्व कह सकते हैं कि कम होने लगेगा। इस प्रविधि के अत्यधिक प्रयोग से पाठ जो है वो नीरस होने लगता है। अगर इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा, कक्षा में प्रतिदिन किया जाने लगा, तब भी पाठ नीरस हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर इसका बहुत ज़्यादा लंबा भी किया जाने लगा तब भी पाठ क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विवरण की प्रासंगिकता एवं पर्याप्तता के विषय में निर्णय लेना अध्यापकों के लिए कभी कभी काफ़ी कठिन हो जाता है। विवरण प्रविधि का किस प्रकरण पर हम लोग प्रयोग करें और किस प्रकरण पर प्रयोग ना करें, यह शिक्षक के लिए कहीं ना कहीं चुनाव करना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। किस पे प्रासंगिक होगा, किस पे प्रासंगिक नहीं होगा, इसका भी निर्णय शिक्षक को लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक, जितने दोष आपको गिनाए गए, अगर उन दोषों को क्या किया जाए, उसमें सुधार कर दिया जाए, वो सुझाव के रूप में हो जाएगा ना। तो सुझाव के रूप में देख लीजिए, कुछ मुख्यतः सुझाव है। कथन की लंबाई बहुत अधिक ना हो। अगर बहुत ज़्यादा कथन की लंबाई लंबी हो जाती है, बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, भ्रमित हो जाते हैं। लंबाई अधिक होने के कारण विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो सकते हैं।
तो इसलिए विवरण प्रविधि में बहुत अधिक लंबा कथन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, कथन की भाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो चीजें बता रहा है उसको क्या होना चाहिए, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और छात्रों के स्तर का होना चाहिए। बच्चों की जो बौद्धिक स्तर है, जो मानसिक स्तर है, जो भाषाई स्तर है, जो संवेगात्मक स्तर है, उसके अनुसार का होना चाहिए। अगर एक रूप में कहा जाए या एक शब्द में कहा जाए कि जो कक्षा है, जो आयु है, बस उसी के अनुसार विवरण प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है, अगर न उससे ज़्यादा हाई हो जाएगा तब भी नहीं समझ में आएगा, उससे बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तब ज़्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, कथन विद्यार्थियों की आयु तथा मानसिक स्तर के अनुसार की होनी चाहिए। ऐसा कथन आप कर रहे हैं जो कि उनके मानसिक स्तर का होना चाहिए, उनके समझ में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर कठिन कथन करेंगे तब भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए कथन उनके मानसिक स्तर का होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट हमने नहीं लिया है, कुछ पॉइंट्स लिए हैं ताकि आप एग्जाम में इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों तीसरी प्रविधि है वर्णन प्रविधि। ठीक है, क्या होता है इसको भी समझते हैं। जिस प्रविधि के माध्यम से किसी विषय वस्तु एवं घटना का छात्रों के समक्ष पूर्ण शाब्दिक, ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्ण शाब्दिक की बात की जा रही है, चित्र प्रस्तुत किया जाता है, उस प्रविधि को वर्णन प्रविधि कहते हैं। वहाँ पर क्या था, विवरण में आप देखे होंगे तो पूर्ण विवरण की बात नहीं किया था। यहाँ पर जब होता है ना तो विवरण और वर्णन में अंतर क्या होता है, विवरण बहुत छोटे में दिया जाता है, लेकिन वर्णन थोड़ा सा लंबा होता है विवरण की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, उस प्रविधि को हम क्या कहते हैं, वर्णन प्रविधि कहते हैं। अब इस प्रविधि के माध्यम से किसी घटना, दृश्य तथा नियम, सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जब बच्चों के सामने जब वर्णन प्रस्तुत किया जाता है तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों से अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नों से बहुत सारे उत्तर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, या प्रश्न पूछ करके हम पाठ को बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जो इसके पहले प्रविधि की बात की गई थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि ना, तो उसमें हम प्रश्नों के माध्यम से 2-4 प्रश्न पूछ सकते हैं। ज़्यादा प्रश्न अगर कक्षा में पूछा जाएगा तो वो अरुचिकर हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, तो उससे हम पाठ को रोचकता प्रदान नहीं कर सकते हैं और संपूर्ण पाठ की प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्णन प्रविधि की उपयोगिता हो जाती है। अब जिसके लिए उसे अतिरिक्त परिश्रम तथा तैयारी करनी पड़ती है, अतः इसे विवरण प्रविधि की विस्तृत वर्णन प्रविधि कहना अधिक उपयुक्त होता है। किसकी बात कर रहा है, विवरण प्रविधि का क्या है, ये विस्तृत वर्णन प्रविधि कहलाता है ना, अधिक उपयुक्त होता है। किंतु इसमें विवरण प्रविधि की विश्लेषण, आलोचना एवं टीका टिप्पणी की भावना निहित नहीं होती है। इसमें यह नहीं है कि जो विवरण प्रविधि में कमी है उसकी टीका टिप्पणी, विश्लेषण या आलोचना यहाँ पर वर्णन प्रविधि में नहीं की जाती है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्णन प्रविधि द्वारा आप देखेंगे तो शिक्षक जो है ना छात्रों का उचित मार्गदर्शन कर देता है। इसके द्वारा छात्र को रुचिकर बनाता है, या छात्र का जो शिक्षण ले रहे हैं उसको रुचिकर बनाने का प्रयास करता है और चाहता है कि हम इसके द्वारा उस घटना के बारे में, उस तथ्य के बारे में, उस नियम के बारे में विस्तार पूर्वक ऐसा सचित्र वर्णन करें जिसके माध्यम से बच्चे को अच्छे तरीके से वो ज्ञान प्राप्त हो सके। इसीलिए आप देखेंगे जो वर्णन प्रस्तुत किया जाता है तो उसी तरीके का वर्णन किया जाता है ताकि बच्चे के मस्तिष्क पे वैसा चित्र धारण हो सके। ठीक है, तो ये बड़ा रुचिकर भी होता है और ध्यान पूर्वक बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं। अगर आप देखेंगे तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके बच्चों के सामने सुनाया जाएगा तो वो बड़ा नीरस महसूस करते हैं, ध्यान उतना केंद्रित नहीं होता है। लेकिन उसी को क्या किया जाए, वर्णन के माध्यम से अगर प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो बच्चे ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं
रुचि लेते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन उसके लिए वर्णन प्रविधि का जब आप प्रयोग करें तो आरोह अवरोह गति का भी प्रयोग उसमें होता रहना चाहिए, लयबद्धता होती रहनी चाहिए। अगर टूटेगा क्रम ये तो बच्चों में फिर वही अरुचि उत्पन्न होगा। तो अरुचि उत्पन्न न हो उसके लिए ये लयबद्धता या आरोह अवरोह क्रम हमेशा वर्णन प्रविधि में होते रहना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब समझ में आया वर्णन प्रविधि क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्णन प्रविधि की प्रभावोत्पादकता क्या है। तो पहला है, किसी भी विषय वस्तु का वर्णन करते समय उससे संबंधित भावों में उतार चढ़ाव, मुद्रा विन्यास एवं स्वर के आरोह अवरोह एवं लय की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमने यही बात आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी जिसका भी वर्णन कर रहे हैं उससे संबंधित भाव उत्पन्न होने चाहिए, वो लयबद्ध होना चाहिए, वो आरोह अवरोह दिखना चाहिए आपके शब्द में। ठीक है, तभी वो महत्वपूर्ण होगा। जैसे हम वर्णन कर रहे हैं किसी एक घटना का, मान लीजिए, और वो घटना है आपको मैं बता रहा हूं दानवीर कर्ण की घटना। अब भगवान श्री कृष्ण से एक बार दुर्योधन कहते हैं कि इस राज्य में मधुसूदन आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दानवीर हम लोग हैं। पांचों पांडवों को कहते हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा दानवीर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, आप लोगों से भी दानवीर कर्ण है। तो कहते हैं कि मधुसूदन कैसे? तो ईश्वर की माया देखिए, भगवान तो भगवान है, भगवान ने क्या किया, ऐसी परिस्थिति बनाई और उस परिस्थिति में कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे तो देखने को मिलता है कि उस राज्य में खूब ढेर सारा मूसलाधार बरसात होती है और हर जगह जलमग्न हो जाता है। जब जलमग्न हो जाता है उसी समय एक ऋषि मुनि आते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, हमें यज्ञ करने के लिए कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए। आपके राज्य में हम इसी उम्मीद से आए हैं कि हमें वो लकड़ियां सामग्रियां मिल जाएंगी जिससे हम अपना हवन कर सकें, क्योंकि जंगल में सब लकड़ियां हैं, गीली हो गई हैं और बरसात से पूरा पानी जलमग्न है, लकड़ियां नहीं मिल पा रही हैं। तो युधिष्ठिर अपने सेवक को बुलाते हैं और कहते हैं कि महात्मन को चंदन की लकड़ियां दे दिया जाए। और उनके सेवक जो रहते हैं वो कहते हैं कि महाराज क्षमा चाहते हैं, इस समय राज्य में चंदन की लकड़ियां नहीं हैं। तो कहते हैं कि हमारे राज्य में जितनी सूखी लकड़ियां होंगी या हैं उसी को दे दो। तो कहता है कि राजन, राज्य में चंदन की लकड़ियां ही नहीं है इस समय सूखी जो हम ऋषि मुनि को दे सके, हैं भी तो वो गीली हैं जो मुनि के काम नहीं आएगा। तो युधिष्ठिर कुछ क्षण के पश्चात उस ऋषि मुनि से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि मैं आपका सेवा नहीं कर पाता हूं, इसके लिए मुझे बहुत खेद है और मुनिवर मुझे क्षमा करें। फिर वही ऋषि मुनि दानवीर कर्ण के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके यहाँ बहुत उम्मीद से आया हूँ ताकि मुझे यज्ञ करने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तो कर्ण कहता है ठीक है मुनिवर, आपको चंदन की लकड़ियाँ दी जाएंगी। हमारे यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता है। वो भी अपने दरबारी को बुलाता है और कहता है कि ऋषि मुनि को चंदन की लकड़ियाँ दे दी जाए ताकि ये अपने हवन कर सके। अब वो भी जाता है और देखता है तो फिर वापस आता है, कहता है कि
लकड़ियां तो नहीं है। तो अब देखिए वहां पर कर्ण क्या करता है, कहता है कि हमारे शयन कक्ष में जाओ और जो बेड के चंदन की लकड़ियां हैं उसी को तोड़ करके ले आओ और हमारे यहाँ से ये ऋषि मुनि खाली हाथ वापस ना जाए। और उनको बेड उखाड़ करके वो जो चंदन की लकड़ियां रहती है जिसपे वो सोता है उसी को उखड़वा करके ऋषि मुनि को यज्ञ करने के लिए दे देता है। तो अब देखिए यहां पर तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आपके पास वो चंदन का बेड नहीं था, लेकिन आपने वो स्वेच्छा, वो कहीं ना कहीं दान देने की जो प्रवृत्ति कर्ण में है वो आप में नहीं है। कर्ण जो है दान देकर के भी अपने वचन को पूरा करने का प्रण रखता है, उसके यहां से कोई खाली नहीं जाता है। तो दान देने के लिए वो स्वेच्छा, वो सामर्थ्य होनी चाहिए। ये थोड़ा सा क्या है, वर्णन है जो विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया। वो कहीं ना कहीं जो अगर आप देखे होंगे तो चित्र आप में उस घटना का आया होगा। इसी तरीके से तमाम विषयों में अगर आप देखेंगे तो इतिहास विषय, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तमाम आप उस दृश्य का वर्णन कर सकते हैं। उस घटना का जिक्र बच्चों को इस तरीके से करके सुनाया और बताया जा सकता है, जिससे कि ये काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का वो आरोह अवरोह लय कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तब बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि हर एक कक्षा में ऐसे टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक का जिक्र आप कर सकते हैं। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति या जो उन्होंने अपने राज्य में देखा था उस घटना का आप जिक्र कर सकते हैं। उनके भी पिता को कहीं ना कहीं भविष्यवाणी हुई थी कि आपका बेटा जो है वो कम उम्र में या तो सन्यासी होगा या तो प्रतापी राजा होगा। वो अपने पूरे राज्य में कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यवस्थाएं किए हुए थे ताकि उनके सामने कोई ऐसा वृद्ध या फिर अस्वस्थ व्यक्ति दिखे ही ना। लेकिन वो अपने आधी रात जो उनका सारथी रहता है चन्ना, और उसके साथ निकलते हैं और देखते हैं तो उनके सामने कम से कम 3-4 दृश्य ऐसे दिखाई देते हैं जिसको देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और वास्तव में जैसे पहले उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो बीमार है, अस्वस्थ है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति को देखते हैं तो वो बुढ़ा है। तीसरे व्यक्ति को आगे चल करके देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले देखा तो उनके उम्र के लोग या यंग दिखते थे, ऐसा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उस राज्य में दिया गया था। फिर उसके पश्चात वो तीसरी जब घटना देखते हैं तो किसी को 100 देखने को मिलता है। तब वो समझते हैं कि इस जीवन का अंतिम जो कहीं ना कहीं शरीर का देखेंगे तो त्याग यही है। जो हम जिस तन को बहुत संवारते हैं, निहारते हैं, देखते हैं, लास्ट में इसका निष्कर्ष तो यही है, एक दिन सबको कहीं ना कहीं ये शरीर त्यागना है, छोड़ना है। तब उनको समझ में आता है कि नहीं, जीवन में दुख है, दुख के कारण हैं, दुख के निवारण है और निवारण के उपाय हैं। ये 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए जीवन के। इस घटना का भी जिक्र किया जा सकता है, बच्चों के सामने बताया जा सकता है कि किस तरीके से वो घटना उनके जीवन में परिवर्तन लाया। ये तो थोड़ा सा हायर एजुकेशन में हो गया जो बच्चों को इस तरीके से, लेकिन जब आप जिस स्तर का आप बता रहे हैं उस स्तर पे उस तरीके का वर्णन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको करना है, तभी वर्णन प्रभावशाली हो सकता है। दूसरी बात, यदि वर्णन स्वयं में संपूर्ण, सर्वांगपूर्ण, व्यापक हो तो अधिक प्रभावशाली होता है। जब बच्चे बैठे रहते हैं क्लासरूम में तो व्यापक रूप से बताने में और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो और अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं इस घटना का जिक्र होता है और बच्चों के सामने रखी जाती है। ठीक है,
तो अधिक प्रभावशाली होता है और संपूर्ण रूप से उसका वर्णन किया जाता है। बालकों के मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वर्णन छात्रों की रुचि एवं विकास अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? छात्रों के रुचि का ध्यान रखना चाहिए, किसमें रुचि ले रहे हैं, और विकास के अनुकूल होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसका वर्णन करने के लिए आप कुछ तरीके कक्षा कक्ष में अपना सकते हैं, जिसमें आप चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी सहायक सामग्री भी ला करके बच्चों को चार्ट पेपर पर वो टांग करके उसका सचित्र विस्तार पूर्वक या संपूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं। मैं ऐसे अगर बता रहा हूं, लेकिन आप उस चित्र की सहायता से उस घटना का वर्णन कर सकते हैं, उस नियम का वर्णन कर सकते हैं, उस सिद्धांत का वर्णन कर सकते हैं विस्तार पूर्वक, जिससे बच्चे रुचि लेंगे। जो हम ये बात कर रहे हैं, तो बच्चों को रुचिकर बनाने के लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही मौखिक रूप से ताजमहल के बारे में बच्चों को वर्णन करें कि बेटा ताजमहल जो है इसने बनवाया था, संगमरमर का पत्थर है, और उसके बाद चारों तरफ से घुमा करके देखो एक जैसा दिखता है ना, और वो अभी भी वैसा ही सुंदरता बनाया हुआ है, ये बहुत सारी बातें अगर उस घटना को, तो बच्चे उतना प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन अगर वही मॉडल या फिर आजकल मिलता है ना छोटा सा ताजमहल का शीशे में पैक, जो गर्ल्स या बॉयज गर्ल्स को देते हैं प्रेम की निशानी के रूप में ना, तो आप ऐसी सामग्री क्लासरूम में ला करके मॉडल के रूप में थर्माकोल का या वैसा ही बना हुआ संगमरमर के पत्थर का बना हुआ ला करके बच्चों को दिखा सकते हैं, और उस चित्र के आधार पर आप संपूर्ण रूप से ताजमहल का वर्णन कर सकते हैं कि शाहजहां ने बनवाया था, इस समय बनवाया था, इतने लोगों की सहायता से बनवाया था, इतने साल लगे थे बनवाने में, उसका उस चित्र के आधार पर वर्णन कर सकते हैं। और दिखा के घुमा के भी बता सकते हैं कि चारों तरफ से देखेंगे घुमाकर ताजमहल एक जैसा दिखता है। इसकी ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान होगा वो काफी अस्थायी होगा, क्योंकि वो मूर्त रूप से उस वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात और भी तरीके हैं। आप शैक्षिक भ्रमण करा दीजिए। आपके यहाँ जो ऐतिहासिक कुछ स्थल हैं, कुछ भी हो, जैसे ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, और आपका ये सारनाथ हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया ना, या फिर ये क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे जो ऐतिहासिक स्थल, जैसे एमपी में बहुत सारे स्थल हैं, मैहर देवी का मंदिर ही हो गया, ठीक है, सीता का रसोइया हो गया, वहाँ पे हनुमान धारा हो गया, सती अनसुईया का स्थल है, वहाँ पे ऐसी चीज़ों को ले जाइए, बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करा के दिखाइए मूर्त रूप से। जब देखेंगे और वहाँ पर देख करके जब आप उसका वर्णन करते हैं, तब बच्चों को वो चित्र मस्तिष्क पटल पर ज्यादा धारण होता है, और उसका हम संपूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं, तब वो बच्चा भूलता नहीं है। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। आजकल आप देखे होंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, वो अपने ही बसों में बैठा करके बच्चों को ले जाते हैं, वहीं पे घुमाते हैं, ठहराते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो जब बच्चे घूमे रहते हैं ना, तो वहाँ के स्थानों से परिचित रहते हैं, उस चित्र के बारे में जानते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सारी चित्र वहाँ के बच्चों के मस्तिष्क पटल पर धारण हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण है, प्रभावी तरीका है, स्वयं करके जब बच्चे प्रयोग करते हैं, वो भी ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है। अगर बच्चों को मान लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम हुआ, 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे, या 2 अक्टूबर, ऐसी चीजें अगर होती हैं, तो उनको क्या करिए, तमाम जो हमारे सेनानी हैं, महापुरुष हैं, उनका ही व्यक्तित्व उनको दे दीजिए।
जिसका रोल प्ले करें या फिर उसी तरीके के वस्त्र धारण कर लें, वैसा बन जाए, तो उसके व्यक्तित्व से संबंधित नाम अगर पूछेंगे तो बच्चा नाम बता देगा। उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो बच्चा क्योंकि प्ले कर रहा है तो उससे चीज़ों को आत्मसात करता है, तभी प्ले करता है, तो उससे परिचित वो हो जाता है व्यक्तित्व से, उसके बारे में अच्छे तरीके से बता लेगा, वर्णन कर लेगा। गांधी जी के बारे में, क्योंकि वो गांधी बना हुआ है, तो गांधी जी के बारे में पूछेंगे तो गांधी के बारे में वो बता लेगा। सुभाष चंद्र बच्चा बना हुआ है तो सुभाष चंद्र के बारे में बता लेगा कि कौन थे। तो इस तरीके से भी हम रोल प्ले करा करके बच्चों को उस व्यक्तित्व के बारे में भी बता सकते हैं, संपूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं। कहने का मेरा आशय ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रभावशाली बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट वर्णन प्रविधि की सीमाएं देख लेते हैं। तो पहली सीमा है कि इस प्रविधि में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहता है। वो सिर्फ श्रोता के रूप में सुनता है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था, किसी भी मान लीजिए एक वर्णन बता रहा था, दानवीर कर्ण की ही वर्णन में दे रहा था, तो बच्चे क्या है, सिर्फ मौन रूप से सुन रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षक ही क्रियाशील है, छात्रों की क्रियाशीलता कम होती है, ठीक है। बोलते हैं बीच बीच में, लेकिन बहुत कम बोलते हैं। कभी कभी वर्णन इतना लंबा हो जाता है कि वो भाषण बन जाता है। जब भाषण बन जाएगा जिससे बालक क्या हो जाएंगे ऊबने लगेंगे, ठीक है। तीसरा जो दोष है वो ये है कि भाषा तथा विषय वस्तु उपयुक्त नहीं है तो शिक्षण में निरस्ता आने लगती है। अगर भाषा उपयुक्त नहीं है तो शिक्षण में क्या होगा, निरस्ता आने लगेगी तथा शिक्षण यांत्रिक बनने लगता है, जिससे छात्र विषय की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक। कभी कभी शिक्षकों का वर्णन प्रस्तुत करने का तरीका समान रूप से प्रभावशाली नहीं हो सकता। कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से वर्णन कर लेते हैं, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो समान रूप से प्रभावशाली नहीं हो सकता, ठीक है। सुझाव क्या है, वर्णन प्रविधि के कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो पहला सुझाव, वर्णन जो है विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। जो भी आप वर्णन दे रहे हैं बच्चे के विषय वस्तु में होना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा, अन्यथा विषय से अगर हट के होगा तो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। और वर्णन ये प्रयास करना चाहिए कि उसके विषय वस्तु में वो हो। दूसरा है, वर्णन की भाषा शैली सरल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर सरल भाषा में आप वर्णन करेंगे तभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अन्यथा अगर क्लिष्ट या कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उतने अच्छे तरीके से वर्णन उनको समझ में नहीं आएगा। वर्णन समग्र रूप से किया जाना चाहिए। वर्णन जब आप कर रहे हैं तो समग्र रूप से करें, सभी बच्चों को समझ में आए, ठीक है, और संपूर्ण रूप से करना चाहिए। वर्णन स्तरानुकूल होना चाहिए। बच्चों के कक्षा आयु को ध्यान में रख करके उनके स्तर के अनुसार वर्णन किया जाना चाहिए। कक्षा 1-2 के बच्चे हैं तो उनको अगर महाभारत की कहानी सुनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। उनको उनके जो किताबों में दिया गया है खरगोश और कछुए की कहानी, उसका वर्णन अगर करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उनके आस पड़ोस के जो वस्तुएं हैं या जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे ईंट के भट्टे का ही अगर वर्णन करेंगे तो वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ों का अगर वर्णन करते हैं उनके स्तर के अनुसार तब वो बच्चे समझ में आ जाता है उनको। वर्णन क्रमबद्ध एवं आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, ठीक है। वर्णन जब आप करें तो क्रमबद्ध रूप से करते रहना चाहिए। अब जब आवश्यक हो तभी करें, जरूरी नहीं है कि जब कोई, जैसे इसमें क्या वर्णन, कोई घटना है, कोई तथ्य है, कोई नियम है, सिद्धांत है, अगर समझ में आ गया बताने से मौखिक रूप से तब आवश्यकता नहीं है वर्णन करने की। और जब नहीं समझ में आ रहा तब वर्णन का सहायता लेकर के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको फटाफट देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले जो आप लोगों को विवरण प्रविधि बताए थे और वर्णन प्रविधि बताए थे, दोनों में तुलना कर लेते हैं कि कौन सा क्या है, ठीक है। अंतर देख लेते हैं एक तरीके से कि विवरण प्रविधि क्या है में अंतर होता है और वर्णन प्रविधि में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस साइड हमने लिखा है विवरण प्रविधि और इस साइड हमने लिखा है वर्णन प्रविधि, ठीक है। तो आप जानते हैं कि विवरण प्रविधि क्या होता है, थोड़ा संक्षिप्त होता है, ठीक। इसमें छोटा होता है कह सकते हैं,
और वर्णन प्रविधि जो होता है वो विस्तृत एवं लंबा होता है। विवरण प्रविधि की अपेक्षा वर्णन प्रविधि विस्तृत और बड़ा होता है। ठीक, ये पहली अंतर देखने को मिलता है। दूसरा है विवरण की जो प्रकृति होती है विश्लेषणात्मक अधिक होती है। ठीक है, विश्लेषणात्मक होता है। इसमें आप देखेंगे तो एक चीज़ों को समझने के लिए कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है वो संश्लेषणात्मक होता है। पहले ही छोटे छोटे खंडों को जोड़ करके एक संपूर्ण रूप से समझने का प्रयास करते हैं, उसे हम संश्लेषणात्मक कहते हैं। तो इसका जो प्रकृति कैसा होता है, संश्लेषणात्मक होता है। मतलब छोटे छोटे खंडों को आधार पर जोड़ करके जब संपूर्ण रूप से किसी का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो विश्लेषणात्मक कहलाता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, संश्लेषणात्मक होती है। विवरण अधिकांशतः देखेंगे मौखिक प्रस्तुत किया जाता है। विवरण कैसा प्रस्तुत किया जाता है, बोल करके मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। वर्णन अगर आप देखेंगे तो वर्णन जो प्रविधि प्रयोग किया जाता है तो वो मौखिक और लिखित दोनों रूपों में कहीं ना कहीं प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है विवरण के द्वारा विभिन्न तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, लेकिन अगर आप वर्णन प्रविधि की बात करेंगे तो वर्णन प्रविधि में जो विभिन्न तथ्य हैं, तथ्यों को तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। तार्किक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। ठीक है, क्रमबद्ध भी कह सकते हैं होता है, जिसमें तर्क है, चिंतन है, और ये क्या है, मनोवैज्ञानिक भी है, ताकि बच्चों को समझ करके उसके आधार पर उसका वर्णन किया जाए, उस घटना का वर्णन किया जाए, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, आज दो प्रविधियों का जिक्र किया हमने, एक तो विवरण प्रविधि था और दूसरा वर्णन प्रविधि। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि विवरण प्रविधि क्या है और वर्णन प्रविधि क्या है और दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आज का शिक्षण कार्य कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और इसको नोट कर लें, जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पर नोट कर लें।